हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो से। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते किसे हैं। आपने चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर आपने एक पॉलिनोमियल पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, वो 2 होती है। और अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल हो तो फिर उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और जो सी होता है ये कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है। इसके अंदर जो ए होता है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर यहां ए की जगह पे जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर की जीरो से मल्टीप्लाई होकर यहां जीरो आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी। फिर जो कुछ बचेगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल ही उसको सकते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 हो। अब अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के आगे हम इज इक्वल टू लगाकर जीरो लगा दें तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म एग्जैक्ट यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे भी जो ए है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी और फिर ये जो आगे बचेगा इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। अब कुछ एक एग्जांपल्स देख लीजिए किन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप तीन टर्म्स देख रहे हो, एक्स स्क्वायर की भी है, एक्स की भी, और ये कांस्टेंट भी है। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म है ना, इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड में आप दो टर्म देख रहे हो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, इज इक्वल टू 0, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपका कांस्टेंट ना हो चाहे एक्स की टर्म ना हो, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म भी है ना तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है। ये एग्जांपल आप आगे देख रहे हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म है, ना यहां एक्स की टर्म है ना यहां पे कांस्टेंट है, फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल की पावर 2 है। लास्ट एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहां पे कांस्टेंट नंबर है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर की तो है ना। तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म अगर अकेली भी है और इज इक्वल टू वो 0 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहां पे आपको दो सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। दो सॉल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही 2 होती है, इसलिए इसके दो से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रूट्स। जैसे सेम आप पॉलिनोमियल्स के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते थे ना, सेम उसी तरह से यहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उनको हम रूट्स बोलते हैं। अब ये रूट्स फाइंड करने के आपके सिलेबस में दो तरीके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फैक्टर्स फाइंड करते हैं और फिर वहां से उसके दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ये सेम इसी तरह से होता है जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर्स करके और उसके दो जीरोस फाइंड करते थे। दूसरा जो तरीका है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, उस फॉर्मूले के अंदर ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू फिल करके आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पता चल जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो नेक्स्ट अब हम ये करने वाले हैं कि ये जो दोनों तरीके हैं इन दोनों तरीकों को अलग अलग सेपरेटली डिटेल में समझते हैं। अब फर्स्ट मेथड पहले डिस्कस करते हैं, ये है फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हुई है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हम पहले फैक्टर्स करेंगे, उसमें से हम इसके दो सॉल्यूशन जिन्हें हम रूट बोलते हैं वो फाइंड कर लेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है कि यहां तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही लिखी हुई है, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिख रही है, उसके बाद एक्स की टर्म लिख रही है और फिर कांस्टेंट लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में ना इसको आपको चेंज करके भी दे सकता है एग्जामिनर, एक्स की टर्म पहले लिख सकता है, एक्स स्क्वायर की टर्म बाद में लिख सकता है, रैंडमली इन टर्म्स को आगे पीछे करके दे सकता है। तो आपको वहां ये समझना होगा कि पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखना जरूरी है,
यानी एक्स स्क्वायर की टर्म को पहले लिखेंगे, फिर एक्स की टर्म को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ये 3 टर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आप 8th क्लास में भी कर चुके हो और पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर भी कर चुके हो। एक बार हम उसको फिर से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मेथड समझिए बड़े ध्यान से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है ये है -6। ये पहला स्टेप है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट करना होता है। इनका प्रोडक्ट आ गया है 6 2 12 और ये माइनस माइनस का 12। इस -12 को अपने ध्यान में रखना। अब यहाँ ये जो नंबर 12 आया है, इस 12 के अब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से किया 6 आया, 2 से किया 3 आया और 3 से जाकर ये 1 आ गया। अब इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके मुझे ऐसे 2 नंबर तैयार करने हैं जिनका प्रोडक्ट आ जाए -12। यानी ऐसे 2 नंबर मेरे को चाहिए जिनका प्रोडक्ट आ जाए -12। ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो सम है ना, उनका सम आ जाना चाहिए जो यहां x की टर्म का कोफिशिएंट है। यहां x की टर्म का कोफिशिएंट 1 है जो कि हिडन है, दिख नहीं रहा। तो ये मेरी सेकंड कंडीशन है। ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखिए यहां हम क्या नंबर्स यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई होकर -12 आना चाहिए और ऐड करने के बाद में प्लस का 1 आना चाहिए। यहाँ ये साइन भी ध्यान देना है, यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस का 1 आना चाहिए। तो इसमें से मैं ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर 2 को मैं एक साथ ले लेता हूँ तो 2 2 4 हो गया और 3 और 1, इस 1 को कभी भूलना मत, ये भी आपको कंसिडर करना है। 3 1 3 हो गया। तो 4 और 3 को यूज करके ना मैं प्लस का 1 बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 4 को तो ले लेता हूँ प्लस का और 3 को ले लेता हूं मैं माइनस का, तो 4 और -3 का जो सम है ना, 4 + -3, ये प्लस का 1 आ जाएगा। और दूसरा कि अगर प्लस का 4 और माइनस का 3 इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो 4 3 12 हो गया और यहां माइनस होने से ये माइनस का 12 हो गया। यानी ये मेरे 2 नंबर्स हैं, एक तो है प्लस का 4 और एक है माइनस का 3। ये दोनों फैक्टर्स जो ना मेरी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अब बीच वाला जो टर्म है जो कि x का टर्म है, इसको हम स्प्लिट करके इन 2 टर्म्स में लिखेंगे +4x और -3x के अंदर। तो ये होती है इस क्वेश्चन के अंदर मेन मेहनत। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। पहली जो टर्म होती है एक्स स्क्वायर की, ये सेम टू सेम एज इट इज रहती है। यहां +1x को हम लिखेंगे +4x -3x, +4x -3x, और अगली टर्म कांस्टेंट सेम टू सेम रहती है। तो यहां पे बीच वाली टर्म को ही स्प्लिट किया जाता है और इस तरीके से किया जाता है। अब यहां पर ये 4 टर्म्स हो गई हैं। 4 टर्म्स में फैक्टराइज हम इस तरह से करते हैं कि पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं, फिर अगली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। यहां पहली 2 टर्म में से मैं देख रहा हूं कि 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद दोनों में x भी है तो 2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। यहां 2x बाहर आ गया तो सिर्फ एक x बच गया, ये प्लस बच गया, और 2 2 4 यानी 2 बच गया और x हम बाहर ले चुके हैं तो x + 2 आ गया। अगली 2 टर्म है -3x -6। सबसे पहले तो आप साइन ही देख लिया करें, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, ले लिया। नंबर देखें फिर 3 1 3 2 दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ नहीं रहा। वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पर नहीं है, तो ब्रैकेट स्टार्ट किया। -3 बाहर आ गया तो यहाँ से सिर्फ x बच गया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो यहाँ साइन प्लस का बच गया, और 3 2 6 यहाँ पे 2 आ गया और इज इक्वल टू ये 0। अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आते हैं ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अब पहले थी आपकी 4 टर्म्स, अब ये 2 टर्म बन गई है। यहां से यहां तक ये एक टर्म है और यहां पे साइन के बाद यानी यहां से ये दूसरी टर्म है। अब इन 2 टर्म के अंदर आप कॉमन देख रहे हो x + 2, तो इन दोनों टर्म में से x + 2 अब हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये x + 2 ये मैंने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। पहली टर्म में से बच गया है 2x और अगली टर्म में से बच गया है -3 और इज इक्वल टू ये 0। तो ये तो कर दिए मैंने फैक्टर्स। अब फैक्टर्स से रूट्स फाइंड करने के लिए ये जो 2 फैक्टर्स आए हैं इन्हें हम बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले हम x + 2 = 0 ये रखेंगे और फिर
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू ये +2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। तो एक तो सॉल्यूशन ये आ गया है। अब यहां से दूसरा निकालते हैं। यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x एज इट इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के पास 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई है। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो इसके ये दो फैक्टर्स आए। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखकर हमने यहां से x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ये इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं यहां पे तो भी आंसर 0 आएगा, और x की जगह अगर 3/2 रखता हूं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये था हमारा पहला मेथड। इसके बाद अब हम करते हैं इसका सेकंड मेथड, जो कि है फॉर्मूला मेथड। अब सेकंड मेथड को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए नया है। यहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म होती है ax² + bx + c = 0, जहां ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। अब फॉर्मूला होता है x = ये जो x होता है ये हमारा सॉल्यूशन होता है, x = -b प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले के अंदर a की, b की और c की वैल्यूज फिल करने के बाद में हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने एग्जांपल ले लिया है, पिछला वाला ही एग्जांपल ले लिया है मैंने, 2x² + x - 6 = 0। यहां सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो a होता है x² का कोफिशिएंट जो यहां पर 2 है, b होता है x का कोफिशिएंट जो यहां पर +1 है, साइन को कंसीडर करना है आपको, और c होता है कांस्टेंट जो यहां -6 है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज फिल करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे x = -b, तो ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूले का माइनस है, ये आपको ऐसे लगाना है, और b है यहां पर 1, तो 1 को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ऐसे समझ में आएगा कि ये वैल्यू फिल करी गई है। आगे प्लस और माइनस है, फिर अंडर रूट स्टार्ट करना है, और b का स्क्वायर, b यहां पे +1 है तो 1 का स्क्वायर, आगे माइनस है, फिर ये 4 है, और a एक की जगह पे फिल करेंगे 2, और फिर c है, c की जगह पे फिल करेंगे -6, तो ब्रैकेट के अंदर डालकर -6 ऐसे लिखेंगे, और सारे के नीचे 2a लिखा हुआ है, तो पूरे का अपॉन ये 2 फॉर्मूले का a की जगह पे फिल करेंगे 2। तो ये तो हो गई है वैल्यूज की फिलिंग। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x = ये -1 ये -1 हो गया, यहां प्लस माइनस मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अंडर रूट पे थोड़ा फोकस कीजिए, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहां पे तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, 4 2 8 होता है, 8 6 48 होता है, तो तीनों टर्म का प्रोडक्ट हो गया 48, और यहां माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो यहां प्लस का 48 हो गया, फिर अपॉन में 2 2 ये 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, x = ये -1 मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, यहां प्लस माइनस एज इट इज कॉपी कर दिया, अंडर रूट में 1 + 48 इनका सम 49 हो गया, तो अंडर रूट में ये हो गया है 49, और अपॉन में ये 4 एज इट इज कॉपी कर दिया। इससे आगे का स्टेप ध्यान से देखना, इससे आगे के स्टेप के अंदर हम x = ये -1 ये प्लस माइनस एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आपको अंडर रूट को सॉल्व करना है, यहाँ पे 49 है ना, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो हम सीधा यहाँ पे 7 लिख देंगे, और अपॉन में ये 4 आ गया। यहां तक बिल्कुल सिंपल है, यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे थोड़ा ध्यान देना है, यहां पे आके जो है ना आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, ये जो प्लस और माइनस है ना इसकी वजह से आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। देखिए पहले आप लिखोगे x = -1, और एक बार आप +7 करके क्वेश्चन को करोगे, +7 अपॉन में 4, और एक बार आप करोगे इसको -7 लेकर, x = -1 एज इट इज, और अगली बारी में -7 लिखोगे यहां पे। यानी ये जो प्लस माइनस यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका यही मतलब है कि क्वेश्चन को एक बार प्लस लेके करना है, एक बार माइनस लेके करना है, तो आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। नीचे में ये 4 आ गया।
अब बस आपको सिंप्लीफाई ही करना है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस का -1, तो प्लस माइनस होकर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6 आ गया, प्लस का 6/4 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3/2। यहां देखिए x इज इक्वल टू -1 -7 -8 हो गया, अपॉन में ये 4 हो गया, और सॉल्व किया तो 4 2 ज़ार 8 और ये माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3/2। देखिए ये बिल्कुल वही आई है जो हमने पीछे निकाली थी। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था ना, तो x की वैल्यू -2 आई थी, x की वैल्यू 3/2 आई थी। तो इस फॉर्मूले से भी यही दो वैल्यूज आई हैं। तो ये था इसका सेकेंड मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसको ध्यान से देखना। अब लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन का नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। अब ये जो दो सॉल्यूशन है ना, इनकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो जो दोनों सॉल्यूशन है वो सेम आ जाए, जैसे 5 आ जाए 5 आ जाए। या ये हो सकता है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन आ जाए, जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में किया था, एक में -2 आ गया था और एक में 3/2 आ गया था। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो, यानी कोई रियल नंबर रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहे हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की। अब ये तीन जो केस होते हैं ये कब कब होते हैं, कब कब हमें पता चलता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सेम सॉल्यूशन है, कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, या उसके कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसकी एक कंडीशन होती है। अब उस कंडीशन को देखिए, ax² + bx + c = 0, ये मैं पीछे 2-3 बार बता चुका हूं, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है जनरल फॉर्म। अब ये जो तीन बातें हैं ना, इनका हमको पता चलता है डी से। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म है आपके चैप्टर में, इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac के बराबर। यहां a b c के अंदर हम यहां से a b c की वैल्यूज उठा के रखते हैं। इसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि किसी इक्वेशन के दो सेम सॉल्यूशन होंगे, डिफरेंट होंगे, या उसके कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब ये तीन कंडीशंस देख लीजिए क्या है। नंबर 1 ध्यान से देखिए, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा d जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग आंसर आएंगे। सेकंड केस, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर ये d की वैल्यू 0 आ जाती है, देन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सेम आंसर आएंगे। थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता है, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स यानी कि रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं, इनको आपको याद कर लेना है। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं और इसको समझ भी लेते हैं। यहां मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हुई है 2x² - 6x + 3 = 0। यहां मेरे को पता करना है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग आंसर आएंगे, क्या दो सेम आंसर आएंगे, या क्या इसके कोई आंसर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। तो मेरे को इसके अंदर निकालना है पहले d। तो d इज इक्वल टू, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहां मैं वैल्यू फिल करता हूं इस इक्वेशन में। यहां पहले a b c लिख लेता हूं, a है यहां पे 2, b है यहां पर -6 और c है यहां पर 3। अब यहां से देख के मैं यहां वैल्यू फिल करता हूं। b की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर, आगे माइनस ये 4 और a की वैल्यू है 2, और यहां c की जगह पे है ये 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 36 प्लस का हो गया। आगे 4 2 8, 8 3 24, और ये माइनस है तो माइनस का 24 हो गया। तो d इज इक्वल टू 36 में से 24 माइनस किया तो ये 12 आ गया। तो यहां पर जो है d इज ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा है ना ये। जब d 0 से बड़ा है, देयरफॉर ये वाली कंडीशन आएगी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऐसे हमको पता चल जाता है।
अब ये जो डी होता है ना, ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी होता है। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछले जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ देखिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर ये जो अंडर रूट में यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डी भी लिख सकते हो। तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट ही इसलिए होता है क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स को बता देता है। तो ये इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। अब एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से।